अरब देश में सिकंदर नाम का एक व्यापारी रहता था। वो अक्सर व्यापार के सिलसिले में देश विदेश की सैर किया करता था, लेकिन जब भी वो घर वापस लौटता तो अपनी दोनों प्यारी बेटियों के लिए कीमती तोहफे लाना ना भूलता। व्यापारी सिकंदर की सिंड्रेला और जूलिया नाम की दो बेटियां थी। सिंड्रेला दिखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही समझदार भी थी। वहीं जूलिया खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत नटखट भी थी। एक बार की बात है, सिकंदर हमेशा की तरह विदेश यात्रा करने के लिए तैयारी कर रहा था। तभी जूलिया उससे बोली, पिताजी, इस बार यात्रा से आप हमारे लिए क्या लेकर आओगे? इस बार मैं आपकी पसंद का उपहार लेकर आऊंगा। बताओ आपको क्या चाहिए? पिताजी, मुझे इस बार हीरो का हार चाहिए। जूलिया ने तो अपनी फरमाइश बता दी। अब तुम बताओ सिंड्रेला, तुम्हें क्या चाहिए? पिताजी, मुझे गाने वाली बुलबुल चाहिए। क्या कहा? गाने वाली बुलबुल? मुझे लगा तुम भी हीरो का हार या फिर कोई महंगी ड्रेस की फरमाइश करोगी। खैर कोई बात नहीं, आते समय तुम दोनों का उपहार मैं जरूर लेकर आऊंगा। हंसते हुए सिकंदर ने अपनी दोनों बेटियों से विदा लिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। सिकंदर ने यात्रा के दौरान ढेर सारा धन कमाया। यात्रा पूरी होने के बाद सिकंदर बेटी जूलिया के लिए कीमती हीरो का हार लेना नहीं भूला, लेकिन उसे अपनी दूसरी बेटी सिंड्रेला के लिए गाने वाली बुलबुल कहीं नहीं मिली। मैं सिंड्रेला का उपहार बिना लिए घर नहीं लौट सकता, चाहे मुझे इसके लिए जमीन आसमान एक क्यों न करना पड़े। सिकंदर बोलने वाली बुलबुल की खोज करते करते घने जंगल जा पहुंचा। अचानक उसे जंगल के आखिरी छोर पर एक बहुत बड़ा शानदार महल दिखाई दिया। तभी उसने महल की खिड़की पर नन्ही सी बुलबुल को गाते हुए देखा। सिकंदर ने अपनी बेटी सिंड्रेला के लिए बुलबुल को पकड़ने का फैसला किया। वो महल के अंदर दाखिल होने वाला था कि तभी अचानक भयानक आवाज सुनते ही उसके कदम ठहर गए और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक भयानक राक्षस खड़ा था। ये देख सिकंदर बहुत डर गया। तभी राक्षस ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? मुझे कुछ मत करना, मैं तो बस अपनी बेटी के लिए गाने वाली बुलबुल लेने आया हूँ। सिकंदर ने राक्षस को अपनी बेटी सिंड्रेला के लिए उपहार स्वरूप गाने वाली बुलबुल ले जाने की बात बताते हुए बोला, मुझे गाने वाली बुलबुल ले जाने दो, उसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा धन दौलत दूंगा। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मैं तुम्हें जाने दूंगा और उपहार स्वरूप ये बुलबुल अपनी बेटी के लिए ले जा सकते हो। लेकिन मेरी एक शर्त है कि घर जाते समय तुम जिस चीज को तुम पहली बार देखोगे वो तुम तुरंत लाकर मुझे दोगे। बोलो मंजूर है? और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सिकंदर ने बिना सोचे समझे राक्षस की शर्त मान ली। राक्षस ने उसे गाने वाली बुलबुल ले जाने की अनुमति दे दी। सिकंदर गाने वाली बुलबुल लेकर घर की ओर रवाना हो तो गया, लेकिन रास्ते में वो बहुत चिंतित था। मैं सिंड्रेला बिटिया के लिए गाने वाली बुलबुल ले तो आया, लेकिन जब भी मैं यात्रा से लौटता हूँ तो सिंड्रेला ही सबसे पहले मेरा स्वागत करती है। अगर मैंने उसे आज सबसे पहले देखा तो मुझे राक्षस को उसे देना होगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? ये सोचते सोचते सिकंदर जब घर पहुंचा तो बहुत दुखी था। तभी अचानक सिंड्रेला दौड़ते हुए बाहर आई और बोली, पिताजी, आप लौट आए। हे भगवान, जिसका मुझे डर था वही हुआ। पिताजी, आप इतना दुखी क्यों हैं? आपको अच्छा नहीं लगा मुझे देखकर? नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने राक्षस से वादा किया था कि घर आने पर जिस चीज को मैं पहले देखूंगा मुझे उसे देना होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझे मार डालेगा। सिकंदर ने जंगल में घटी सारी घटना अपनी बेटी सिंड्रेला को बताया। सारी बात सुनने के बाद सिंड्रेला ने कहा, पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं राक्षस के पास जाऊंगी। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, देखना मैं जल्दी आपके पास लौट आऊंगी। उसके बाद सिंड्रेला ने अपने पिता को अलविदा कहा और गाने वाली बुलबुल को अपने साथ लेकर जंगल की ओर चली गई। पिता के बताए गए रास्ते पर चलकर सिंड्रेला जंगल के अंतिम छोर पर जा पहुंची, जहां पर बहुत बड़ा महल था। रात हो चुकी थी। सिंड्रेला बड़ी ही सावधानी से महल में दाखिल हुई। तभी वहां एक सुंदर राजकुमार को देख वो हैरान रह गई। आप कौन हैं? मैं एक राजकुमार हूँ, मेरा नाम मंथन है। पर यहाँ तो एक राक्षस रहता है। मेरे पिताजी की मुलाकात उस राक्षस से आज सुबह ही हुई थी। मैं उनका वादा निभाने यहाँ आई हूँ। सिंड्रेला ने राजकुमार मंथन को उसके पिता और राक्षस के बीच हुई शर्त के बारे में बताया।
जिस राक्षस को तुम ढूंढ रही हो वो मैं ही हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल एक दिन मैं जंगल में शिकार करने आया था, तभी मैं रास्ता भटक गया और भटकते भटकते जादूगरनी कायरा के महल में आ पहुंचा। जब जादूगरनी ने मुझे देखा तो मुझसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। जब मैंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने मुझ पर काला जादू कर दिया, जिस वजह से रात के समय मैं अपने असली रूप में वापस आ जाता हूँ और दिन के उजाले में मैं राक्षस में बदल जाता हूँ। मैं चाहकर भी उस जादूगरनी के काले जादू को तोड़ नहीं पाया। पर वो दुष्ट जादूगरनी है कहाँ? मुझे इस हाल में छोड़कर जादूगरनी पता नहीं कहाँ चली गई और अभी तक वापस नहीं लौटी। राजकुमार मंथन की बात सुन सिंड्रेला को बहुत दुख हुआ। राजकुमार आप चिंता मत करो, आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। सिंड्रेला राजकुमार मंथन को मन ही मन पसंद करने लगी। वहीं राजकुमार मंथन भी सिंड्रेला को अपना दिल दे बैठा। सिंड्रेला और राजकुमार मंथन ने कुछ दिन एक साथ बिताए। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगने लगा। पर एक दिन सिंड्रेला को अपने पिता और बहन की याद आने लगी। वो अपने घर वापस जाना चाहती थी। एक दिन सिंड्रेला का उदास चेहरा देख राजकुमार ने पूछा, सिंड्रेला तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो, क्या बात है? मुझे घर की बहुत याद आ रही है। मैं अपने पिता और बहन से मिलना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात, तुम अपने परिवार के पास वापस लौट जाओ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती। मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है सवेरा होते ही मैं राक्षस में बदल जाता हूँ। तुम्हारे पिता और बहन मुझे देखकर डर जाएंगे। राजकुमार प्लीज मेरे साथ चलो। तुम दिन के समय कमरे से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। सिंड्रेला के बार बार कहने पर राजकुमार मंथन उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। फिर वो दोनों रात के समय ही घर जाने के लिए रवाना हो गए। कुछ मीलों का सफर तय कर दोनों जब घर पहुँचे तब सिकंदर और उसकी बहन जूलिया सिंड्रेला को देखकर बहुत खुश थे। फिर सिंड्रेला ने राजकुमार मंथन से सबको मिलवाया और राजकुमार की सच्चाई छुपाते हुए कहा, पिताजी राजकुमार मंथन ने राक्षस से मेरी जान बचाई। राजकुमार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बेटी की जान बचाई। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सुबह होने वाली ही थी कि तभी सिंड्रेला बोली, पिताजी राजकुमार काफी थक गए हैं, इन्हें मैं उनका कमरा दिखा देती हूँ। इतना कहकर सिंड्रेला राजकुमार मंथन को लेकर कमरे में गई। राजकुमार सुबह होने ही वाली है, आप कमरे से बाहर मत निकलना, विश्राम करो, थक गए होगे। राजकुमार मंथन कमरे में बंद रहा और बाहर नहीं आया। आधा दिन निकल जाने के बाद भी राजकुमार मंथन को जब सिकंदर ने नहीं देखा तो वो सिंड्रेला से बोला, सिंड्रेला बेटी राजकुमार मंथन कहाँ है? सुबह से मैंने उन्हें देखा नहीं। पिताजी वो लंबी यात्रा के कारण थके हुए हैं और अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। लेकिन सिंड्रेला की बहन जूलिया बहुत ही नटखट थी, उससे रहा नहीं गया। मैं अभी जाकर राजकुमार मंथन को जगाती हूँ, ये कोई समय है सोने का? मैं उनसे ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ। नटखट जूलिया जैसे ही राजकुमार मंथन के कमरे में दाखिल हुई तो वो जोर से चिल्ला उठी, इतना भयानक राक्षस, कोई बचाओ मुझे, राक्षस मुझे खा जाएगा। चीखते हुए जूलिया कमरे से बाहर की तरफ भागी। ये देख राजकुमार मंथन जो राक्षस बन चुका था वो घबराते हुए खिड़की तोड़कर जंगल की ओर भाग गया। तभी घबराती हुई सिंड्रेला वहाँ आई। हे भगवान, जिसका डर था आखिर वही हुआ। राजकुमार मंथन मुझे माफ कर दो, पता नहीं जंगल में किस हाल में होंगे। जूलिया की चीख सुनकर सिकंदर भी वहाँ पहुँचा। तब सिंड्रेला ने सारी सच्चाई उन्हें बताई, जिसे सुन सिकंदर ने समझते हुए कहा, सिंड्रेला जो हुआ उसे भूल जाओ, उसकी चिंता करना छोड़ दो। नहीं पिताजी, मैं उनसे प्रेम करती हूँ, मैं उन्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकती। तभी गाने वाली बुलबुल उड़ते हुए खिड़की पर बैठी और बोली, घबराओ नहीं सिंड्रेला, राजकुमार मंथन पहले की तरह हो सकती हैं। बुलबुल को बोलता हुआ देख सिंड्रेला को बड़ी हैरानी हुई। क्या तुम जानती हो जादूगरनी का काला जादू कैसे टूटेगा? हाँ, तुम्हें जादूगरनी कायरा की गुफा में जाना होगा, जहाँ जादूगरनी रहती है, और जब वो सो रही होगी तब तुम्हें चुपके से उसके सुनहरे 3 बाल को तोड़कर जलाना होगा। बाल जलते ही जादूगरनी का काला जादू नष्ट हो जाएगा और राजकुमार मंथन ठीक हो जाएंगे। पर वो काली गुफा है कहाँ? रास्ता बहुत खतरनाक है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ तक ले चलूंगी, बस तुम मेरे पीछे पीछे आना।
सिंड्रेला अपने पिता और बहन से विदा लेकर बुलबुल के साथ काली गुफा की खोज में निकल पड़ी। पथरीले रास्तों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नदी नालों को पार कर सिंड्रेला बड़ी ही बहादुरी से बुलबुल का पीछा करते हुए आखिरकार में जादूगरनी कायरा की काली गुफा तक पहुंची गई। सिंड्रेला, ये रही काली गुफा। अब तुम्हें कैसे भी करके बड़ी ही चालाकी से 3 सुनहरे बाल हासिल करने होंगे, मगर ध्यान से, वो जादूगरनी खतरनाक है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सुनहरे 3 बाल हासिल करके ही रहूंगी। जादूगरनी अभी बाहर गई हुई है, तुम जाकर गुफा में छुप जाओ। उसके आने से पहले तब तक मैं यहाँ नजर रखती हूँ। जैसे ही वो आने वाली होगी, मैं गाना शुरू कर दूंगी, तब तुम समझ जाना। सिंड्रेला दबे पांव काली गुफा में दाखिल हुई। कुछ देर बाद जादूगरनी कायरा जादुई झाड़ू में बैठकर गुफा के नजदीक पहुंची। तब बुलबुल ने गाना शुरू कर दिया। गुफा के अंदर छिपी सिंड्रेला समझ गई कि जादूगरनी लौट आई। वो सतर्क हो गई। कितने दिनों बाद बड़ी मुश्किल से आज जवान और खूबसूरत होने की जड़ी बूटी मिली है। इसे खोलते ही पानी में डालकर पी जाऊंगी। फिर देखती हूँ राजकुमार मंथन मुझसे कैसे शादी के लिए इनकार करता है। वो मुझे देखते ही मुझ पर लट्टू हो जाएगा। जादूगरनी ने एक बड़े से बर्तन में पानी रखा और मंत्र पढ़कर उसमें जड़ी बूटी डाल दिया। जब तक जादुई काढ़ा अच्छे से गर्म नहीं हो जाता, तब तक मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। जादूगरनी कायरा जैसे ही बिस्तर में आराम करने के लिए लेटी, उसकी आंख लग गई। सिंड्रेला दबे पांव उसके समीप पहुंची और उसके सर पर लगे सुनहरे 3 बाल तोड़ लिए। सुनहरे बाल तोड़ते ही जादूगरनी कायरा की नींद खुल गई। कौन हो तुम लड़की, और मेरी गुफा में दाखिल होने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब तू यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगी। दुष्ट जादूगरनी, मैं तुझे तेरे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। ये देख मेरे पास क्या है। ये सिंड्रेला ने 3 सुनहरे बालों को दिखाते हुए कहा। मेरे सुनहरे बाल मुझे वापस कर लड़की, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। मैं डर गई, मुझे माफ कर दो। ये लो तुम्हारे सुनहरे बाल। ये कहते हुए सिंड्रेला ने बड़ी ही चालाकी से बगल में जल रही मोमबत्ती में सुनहरे बाल जला दिए। लड़की, तूने अच्छा नहीं किया। अब तू यहाँ से जिंदा बचकर कहीं नहीं जा पाएगी। तभी अचानक उड़ते हुए बुलबुल वहाँ आई और जादूगरनी पर हमला करने लगी। सिंड्रेला, जल्दी से तुम इसका जादुई गोला तोड़ दो, फिर ये पूरी तरह शक्तिहीन हो जाएगी और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सिंड्रेला ने बड़ी ही फुर्ती से जादुई गोला जमीन पर पटक दिया। ये देखते ही जादूगरनी कायरा सिंड्रेला की ओर लपकी। तभी अचानक जादूगरनी का शरीर जलने लगा और वो राख में बदल गई। सिंड्रेला, अब सब कुछ ठीक हो गया। राजकुमार मंथन तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, जाकर उन्हें खुशखबरी दो। सिंड्रेला खुश होते हुए बुलबुल के साथ बड़ी ही बेसब्री के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। उधर राजकुमार मंथन भी सिंड्रेला का इंतजार कर रहा था। सिंड्रेला को वहाँ देखकर राजकुमार मंथन ने उसे गले से लगा लिया। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद पिता सिकंदर के आशीर्वाद से बड़ी ही धूमधाम से सिंड्रेला और राजकुमार मंथन का विवाह हुआ और दोनों खुशी खुशी एक साथ प्यार से अपना जीवन बिताने लगे। गुड़िया देने वाली जादुई छतरी। एक गरीब माँ सुषमा अपनी छोटी सी बेटी के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करती थी। सुषमा का पति बहुत ही दुष्ट इंसान था। वो हमेशा सुषमा और उसकी बेटी को पीटता रहता था। इसीलिए सुषमा ने अपने पति को छोड़ दिया था और अब वो अकेले ही अपनी बेटी के साथ रहती थी। सुषमा लोगों के घरों में काम किया करती थी। इस काम से उसे ज्यादा पैसा नहीं मिलता था, इसीलिए उसने अपनी बेटी रीमा को एक सरकारी स्कूल में डाल रखा था। रीमा का स्कूल बहुत दूर था, इसलिए रोजाना सुषमा रीमा को स्कूल छोड़ने जाती थी। एक दिन सुबह सुबह रीमा अपनी माँ से कहती है, मम्मी मैं कब से तैयार हो गई हूँ स्कूल के लिए, जल्दी चलो नहीं तो मुझे क्लास में पीछे बैठना पड़ेगा और पीछे पंखे की हवा बिल्कुल नहीं आती। बेटी बस तेरा लंच पैक कर रही हूँ, होने वाला है। लंच लेकर जाना भी तो जरूरी है ना, नहीं तो तुम पूरे दिन भूखी रह जाओगी। लंच में कौन सा आप मुझे बहुत स्वादिष्ट खाना देने वाली हो। हमेशा रोटी के साथ चटनी नहीं तो अचार डाल देती हो, कभी पराठा तक बनाकर नहीं देती। ऐसा नहीं कहते बेटी, हम लोग गरीब हैं, मैं तुझे लजीज खाना नहीं खिला सकती हूँ, इसलिए रोटी और चटनी खाकर ही गुजारा करना पड़ रहा है। महंगी महंगी सब्जियाँ और पराठा बनाने के लिए रिफाइंड तेल, ये सब हमारे बजट में नहीं है बेटी। कोई बात नहीं मम्मी, आप मुझे चटनी और रोटी ही दे दो। सुषमा फटाफट रीमा का लंच पैक कर देती है।
फिर उसे लेकर स्कूल की तरफ चल पड़ती है। स्कूल में रीमा की टीचर सुषमा को रोकते हुए कहती है, देखिए आपकी बेटी रीमा पढ़ने में बहुत होशियार है। माना हमारा स्कूल गवर्नमेंट है, पर 3 महीने में कुछ पैसों की फीस जमा करनी होती है। आप वो पैसे भी नहीं देती हैं। रीमा के वो पैसे हमें अपनी जेब से भरने पड़ते हैं। और आप इसकी यूनिफॉर्म और इसके शूज देखिए कितने खराब हो चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रिंसिपल मैडम रीमा का नाम काट देंगी, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। मैं जानती हूँ मैडम, मैं भी नहीं चाहती कि मेरी बेटी खराब कपड़ों में स्कूल आए, लेकिन ये सब हमारी गरीबी की वजह से हो रहा है। और रही बात फीस के पैसों की, तो वो मैं आपको कुछ दिनों में पक्का दे दूंगी। लेकिन भगवान के लिए मेरी बेटी को स्कूल से मत निकालिएगा, क्योंकि इसको पढ़ने का बहुत शौक है मैडम। रीना पढ़ने में बहुत होशियार है, इसलिए मेरी तरफ से इसका पूरा सपोर्ट रहेगा। बाकी आपको भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आप बहुत अच्छी हैं। ऐसा कहकर सुषमा रीमा को स्कूल छोड़कर वापस घर आ जाती है और अपने काम पर चली जाती है। कुछ घंटों बाद जब रीमा के स्कूल की छुट्टी होती है तो सुषमा उसे लेने जाती है। जब वो उसे लेकर वापस आ रही थी तो वो लोग एक दुकान के सामने से गुजरते हैं, जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर गुड़िया बिक रही थी। रीमा उस गुड़िया के पास रुक जाती है। क्या हुआ रीमा, तुम रुक क्यों गई? जल्दी घर चलो, मुझे और भी जगह काम करने जाना है। मम्मी वो देखो कितनी सुंदर गुड़िया है, मुझे एक गुड़िया दिलवा दो ना, मुझे गुड़िया से खेलना बहुत अच्छा लगता है। रीमा, गुड़िया बहुत महंगी आती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है बेटी। मेरी बात को समझने की कोशिश कर, मेरे पास अभी सिर्फ 5 रुपए है। कोई बात नहीं माँ, आप मुझे बस 5 रुपए दे दो, मैं उन्हीं पैसों से गुड़िया खरीद लूंगी। ये ले 5 रुपए, जैसा तेरा मन कर रहा है वैसा कर। रीमा अपनी माँ से 5 रुपए लेकर गुड़िया की दुकान में जाती है और दुकानदार से कहती है, अंकल 5 रुपए वाली गुड़िया दिखाना। रीमा की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर दुकानदार रीमा से कहता है, बेटा 5 रुपए में गुड़िया नहीं आती है, जाओ अपनी मम्मी से और पैसे लेकर आओ। मेरी मम्मी के पास इतने ही पैसे हैं अंकल, आप प्लीज 5 रुपए की ही गुड़िया दे दो। दुकानदार रीमा को कई बार मना करता है, लेकिन रीमा दुकानदार से जिद करने लगती है, जिस कारण दुकानदार रीमा को दुकान से निकाल देता है। रीमा रोते हुए अपनी माँ के पास आ जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। सारी बात जानकर सुषमा कहती है, कोई बात नहीं बेटी, रोते नहीं है, चलो घर चलते हैं। सुषमा रीमा को लेकर घर जाने लगती है, लेकिन कड़ी धूप के कारण रीमा बहुत ज्यादा थक जाती है। वो अपनी माँ से कहती है, मम्मी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, हम इस बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। ठीक है बेटी, आओ। दोनों माँ बेटी बरगद के पेड़ की छांव में बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक साधु महाराज आते हैं और वो सुषमा की तरफ देखते हुए कहते हैं, बेटा कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लग रही है। नहीं साधु महाराज, फिलहाल तो हमारे पास आपको खिलाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर हमारा घर है। आप चाहे तो हमारे साथ हमारे घर चल सकते हैं। घर में मैंने कुछ रोटियां बना रखी है, आप उन्हें ही खा लीजिएगा। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलने के लिए तैयार हूँ। साधु महाराज की बात सुनकर रीमा कहती है, मम्मी बहुत ज्यादा धूप हो रही है, मुझे नहीं लगता कि हमें साधु बाबा को इस धूप में परेशान करना चाहिए। आज मैंने स्कूल में लंच नहीं खाया था, इसलिए मेरी रोटियां रखी हुई है, मैं वही साधु बाबा को खिला देती हूँ। लेकिन तुमने अपना लंच क्यों नहीं किया था? बस ऐसे ही मेरा मन नहीं कर रहा था। ऐसा कहकर रीमा अपने बैग में से लंच बॉक्स निकालती है, जिसमें कुछ रोटियां और चटनी रखी हुई थी। साधु बाबा बड़े ही चाव से रोटी और चटनी खा लेते हैं। खाना खाकर साधु महाराज उन दोनों माँ बेटी से बहुत खुश होते हैं और रीमा के उदास चेहरे को देखकर कहते हैं, मैं तुम दोनों की सारी परेशानी अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ऐसा कहकर साधु बाबा एक छतरी निकालते हैं और सुषमा को देते हुए कहते हैं, ये छतरी तुम रख लो बेटी, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। तुम्हारे खाना खिलाने से मेरी भूख शांत हो गई है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ तो नहीं है, इसलिए तुम ये छतरी ही रख लो। सुषमा साधु बाबा की कृपा समझकर उस छतरी को अपने पास रख लेती है। काफी दिनों तक तो वो लोग उस छतरी का कोई इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन एक दिन दोपहर को बहुत तेज धूप होने की वजह से सुषमा रीमा से कहती है, बेटी अगर तुम बाहर जा रही हो तो साधु बाबा की दी हुई छतरी लेकर जाओ, क्योंकि बाहर बहुत तेज धूप है, तुम बीमार पड़ जाओगी। हाँ माँ, आपने सही याद दिलाया।
ऐसा कहकर रीमा साधु बाबा की दी हुई छतरी खोलती है। वो जैसे ही ऐसा करती है तो देखती है कि छतरी के चारों तरफ ढेर सारी गुड़िया लटक रही है। ये देखकर रीमा को बहुत आश्चर्य होता है। मम्मी ये देखो कितनी सारी गुड़िया है। जैसे ही मैंने इस छतरी को खोला उसमें ढेर सारी गुड़िया लटकी हुई थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये छतरी तो हमें साधु महाराज ने दी थी। शायद उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता था, तभी तो उन्हें ये पता चला कि तुम्हें गुड़िया चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हो माँ। मम्मी इसमें तो बहुत सारी गुड़िया हैं। मैं इतनी सारी गुड़ियों का क्या करूँगी? क्या मैं एक गुड़िया रखकर सारी गुड़िया अपने दोस्तों को बांट दूँ? हाँ मेरी बच्ची, क्यों नहीं। सुषमा की बात सुनकर रीमा जैसे ही छतरी में से एक गुड़िया तोड़ती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर दोबारा से एक गुड़िया प्रकट हो गई थी। माँ आपने देखा, मैंने गुड़िया तोड़ी और वहाँ पर एक और गुड़िया प्रकट हो गई। हाँ बेटी, लगता है ये कोई चमत्कारी छतरी है। हमने साधु बाबा को सिर्फ 2 सूखी रोटी खिलाई थी, लेकिन उन्होंने हमें कितनी कीमती चीज दे दी। अब हम इतनी सारी गुड़िया का व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। हाँ मम्मी, ये तो आपने सही कहा। ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। मम्मी क्या फिर मैं अपने दोस्तों को गुड़िया नहीं दूंगी? क्यों नहीं मेरी बच्ची, तुम ढेर सारी गुड़िया तोड़ लो। अपने दोस्तों के सभी बच्चों को हम ये गुड़िया फ्री में बांटेंगे। सुषमा की बात सुनकर रीमा बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद रीमा अपने सभी दोस्तों को एक एक गुड़िया बांट देती है, जिसकी वजह से उसके सारे दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। मम्मी हम इस गुड़िया के छतरी से चाहे जितनी गुड़िया मांग सकते हैं, इसलिए अब हम ढेर सारी सुंदर सुंदर गुड़िया मांगकर उन्हें शहर में बेचने चलेंगे। और वैसे भी दिवाली आ रही है तो हम दिवाली के मेले में भी गुड़िया बेच सकते हैं। इससे हमारी बहुत कमाई हो जाएगी। तू सही कह रही है मेरी बच्ची, तू कितनी ज्यादा समझदार है। उसके बाद दोनों माँ बेटी जादुई गुड़िया छतरी से बहुत सारा गुड़िया मांग लेते हैं और उन सभी गुड़िया को लेकर शहर चले जाते हैं और वहाँ पर कम दाम में गुड़िया बेचने लगते हैं, जिससे कि अमीर और गरीब सभी उनसे गुड़िया खरीदने लगते हैं। कुछ ही दिनों में उनकी सारी गुड़िया बिक जाती है और उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। उन पैसों से सुषमा शहर में ही गुड़िया का एक शोरूम खोल लेती है। अब सुषमा की बहुत ही ज्यादा कमाई होने लगी थी। उसने अब जादुई गुड़िया छतरी का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था और अपनी मेहनत से पैसे कमाना शुरू कर दिया था। सुषमा ने रीमा का दाखिला शहर के ही एक बहुत अच्छे स्कूल में करवा दिया और वो भी अपनी बेटी के साथ शहर में ही शिफ्ट हो गई। एक दिन अचानक से सुषमा के घर की डोरबेल बजी। जब सुषमा ने दरवाजा खोला तो देखा कि वही साधु बाबा खड़े हैं, जिन्होंने उसे गुड़िया देने वाली जादुई छतरी दी थी। बाबा आप यहाँ, हम धन्य हो गए बाबा कि आप हमारे घर आए हैं। कृपया कर अंदर आइए। उस दिन हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम आपको अच्छा भोजन करा सके, लेकिन आज आपकी कृपा से हमारे पास बहुत पैसा है, इसलिए आज मैं आपको पूरे 56 भोग कराऊंगी। सुषमा बाबा को घर के अंदर ले जाती है और उनका बहुत आदर सत्कार करती है। जाते समय वो बाबा कहते हैं, बेटी मैंने जो तुझे जादुई छतरी दी थी, अब तुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं वो जादुई गुड़िया छतरी वापस लेने आया हूँ, ताकि उस छतरी से अब मैं किसी और की मदद कर सकूँ। बाबा की बात सुनकर सुषमा छतरी उनके पास लाकर उन्हें दे देती है। आप धन्य हैं बाबा, आप कोई इंसान नहीं, जरूर कोई फरिश्ता है, लेकिन आप समय समय पर मुझे अपने दर्शन देते रहिएगा। प्रणाम बाबा। सुषमा को आशीर्वाद देकर वो बाबा वहाँ से चला जाता है। तब से सुषमा अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।